ओके गाइस, चलो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू जीएसटी। आज हम ट्राई करके चैप्टर 1 का जो कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कल हमने यहां तक चीजें देखी थी, ये हमारा फर्स्ट रिवीजन भी है इस चैप्टर का। राइट। लेट अस मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस होल चैप्टर यू कैन से, जहां पे काफी कंसेप्ट्स को इलेबोरेट किया गया है। वील गो वन बाय वन। लाइक लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू फर्स्ट, उसके बाद मैं टाइम देता हूं पढ़ने के लिए। राइट। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्यूअल जीएसटी के बारे में। हमने देखा है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी को लेवी करता है। राइट। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो लेजिस्लेशन क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू हम जीएसटी लगा रहे हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमने जो एचएसएन देखा था याद है आपको, जहां पे चैप्टर हेडिंग, सेक्शन हेडिंग्स, चैप्टर्स थे, हेडिंग्स थे, सब हेडिंग्स थे, टैरिफ आइटम्स थे, उसके बारे में यहां दिया है। दिस इज समथिंग विच वी हैव नॉट येट लुक्ड एट, हम आज इसको देखेंगे रजिस्ट्रेशन को। कंपोजिशन अगेन समथिंग विच वी हैवंट लुक्ड एट। एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है पता है, बट एग्जैक्टली एग्जेम्पशंस में क्या क्या आता है ये भी हम देखेंगे। There is something called a seamless flow of credit. Part of it we have seen, part of it we have not seen. We will check it out today. Right. Then GSTN करके कुछ है जो आपका वेबसाइट है, www.gst.gov.in. Let us check what is it out. Right. तो मतलब मोटा मोटी कुछ कंटेंट है जो हमने देखा है, कुछ छोटा सा कंटेंट ये भी है जो हमने नहीं देखा है, जो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। जीएसपी करके कुछ है। जीएसपी इज नथिंग बट जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। सो ये जी, ये एस और ये पी। राइट। देन वी हैव नॉन जीएसटी सप्लाईज, ये हमने देखा था, चार्ट आपको याद ही होगा। राइट। टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, ये वाला चार्ट था जिसको हमने नहीं देखा है, जो हम आज देखेंगे। राइट। सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट दैट वी विश टू फर्स्ट कंप्लीट टुडे। एक एक करके देखेंगे अच्छे से। राइट। ड्यूअल जीएसटी दिखाता हूं, पहले रीड कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, फिर डाउट्स होंगे तो पूछेंगे। जिनका रीडिंग फटाफट हो जा रहा है, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है। राइट। आप आगे का कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। प्लीज स्टार्ट। डन। छोटा सा ही पार्ट था ये। बेसिकली यहां पे वही चीज दी हुई है दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। राइट। हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है। वी हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन we have given the right to central government also, we have given the right to state government also, right, and union territories with legislature. हमने तीनों को राइट्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि आप तीनों लॉज बनाओ अपने अपने जुरिस्डिक्शन के लिए। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो जीएसटी का लॉ बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी है जो जीएसटी का लॉ बना रहा है। राइट, एज सिंपल एज दैट। बट इसी फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास सीजीएसटी है, हमारे पास एसजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एंड हमारे पास आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसका लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। राइट। बस यही चीज को यहां दिया गया है, नथिंग एल्स। ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। राइट। थोड़ा सा इसको देख लो, इसमें थोड़ी सी चीजें है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसको बात करेंगे।
अगर आपका रीड करके हो जाता है तो प्लीज डी टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। गाइस डन। देखो बेसिकली यहां पे ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर जो हमने देखा है उसी का एक्सटेंडेड पॉइंट है, राइट। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से ओवर हियर कि यार सीजीएसटी कब लेवी होता है। हमने देखा है कि सीजीएसटी तब लेवी होता है जब आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो। वी हैव सीन इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, राइट। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन स्कूल के अंदर में, इंटर स्टेट, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्कूल के अंदर में, राइट। तो इंटर स्कूल में क्या होता है, दो अलग अलग स्टूडेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल्स कम टुगेदर एंड compete। और इंट्रा स्कूल में क्या होता है, आप ही के स्कूल के दो स्टूडेंट्स कंपीट करता है। तो इंट्रा स्टेट जब हम बोलते हैं तो आप ही के स्टेट के दो लोग हैं, एक सप्लायर है एक रिसीवर है यानी कि बायर। जब हम इंटर स्टेट बोलते हैं तो एक आपके स्टेट से एक बाहर के स्टेट के इससे है, राइट। सो व्हेन इट इज इंट्रा स्टेट, in that case central government levies 50% of tax, state government levies 50% of tax, or union territory levies 50% of tax. When we talk about interstate, IGST comes into picture. Central government 100% levy and then divide it in the respective ratio they have decided at the time of reconciliation. अगर 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 आप कोई ऐसी चीज खरीदते हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है, आपकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, बट स्टिल यू आर अफोर्डिंग इट, और देयर इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरली एक्सपेंसिव, यू आर यूजिंग इट फॉर योर लग्जरी पर्पस, उस केस में आपके पास से एक एडिशनल सेस यू कैन से कलेक्ट किया जाएगा इन द नेम ऑफ कंपेंसेशन सेस, जो आइडियली स्टेट्स को एक्स्ट्रा दिया जाना है सो एज टू कंपेंसेट देयर रेवेन्यू विच दे आर सेक्रीफाइसिंग बाय कमिंग अंडर जीएसटी। मैंने आपसे कहा था कि 2022 तक इस सेस को अप्लाई किया जा सकता है, राइट। एज ऑफ नाउ 5 इयर्स तक ही है, बट अगेन ये वापस से 5 इयर्स के लिए इसको रिन्यू कर देगा इन दिस ईयर, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, नथिंग एल्स, ठीक है। पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो हमें चाहिए कंपलसरी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, राइट। बट वी हैव टू नॉट राइट इन दी पैराग्राफ फॉर्म, हम पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे उस बारे में बाद में, राइट। कमिंग अंडर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, one is legislative framework, another one is classification of goods and service, third one is registration. Take your time, read it first, but before going for reading this, let me know with Y or N whether you have understood whatever we have discussed till now. 2 points we have discussed. One is dual GST, another one is CGST, SGST, IGST, UTGST and cess. अगर समझा है तो yes बताओ, नहीं समझा तो डाउट पूछो डायरेक्टली, और अगर हो गया है तो प्लीज कंटिन्यू विथ व्हाट इज अपियरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। चलो प्लीज कंटिन्यू, रीडिंग के टाइम पे प्लीज रीड ही करना है।
नंदिनी आपने अर्लियर लेक्चर्स नहीं देखे क्या? मैंने सेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे, या आपने देखा है बट आपको अभी भी क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, आई विल एक्सप्लेन नंदिनी, जस्ट वेट, ये कंप्लीट होने दो पहले, मैं उसके साथ एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज कमेंट वंस डन। Mehak, I will explain all the 3 points, don't worry, but I want you all to read it first before explaining. मैं तो करूंगा ही एक्सप्लेन। अच्छा, सेस का पार्ट पहले एक्सप्लेन करता हूं, कुछ स्टूडेंट्स को सेस के पार्ट में डाउट है। इफ यू रिमेंबर इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस आई हैड टोल्ड यू कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स थे जो रेडी नहीं हो रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देने के लिए कि हाँ हम रेडी है जीएसटी में आने के लिए, राइट? तो इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था कि जो स्टेट्स जीएसटी में नहीं आना चाहते हैं वो स्टेट्स काफी ज्यादा रेवेन्यू सेक्रीफाइस कर रहे थे, काफी ज्यादा रेवेन्यू लूज कर रहे थे अगर वो जीएसटी में आते थे। बिकॉज पहले जो टैक्सेस थे ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेस थे, अभी जो टैक्सेस है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस है, राइट? मैंने डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। नाउ इन स्टेट्स को खुश करने के लिए, इनको भी कन्विंस करने के लिए कि नहीं भाई तुम जीएसटी में आओ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे, इसके लिए एक टाइप का कंपेंसेशन टैक्स रखा गया जिसका नाम कंपेंसेशन सेस दिया गया। सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। तो आपका जो भी नॉर्मल टैक्स है इसके ऊपर कुछ आप एडिशनल पे करोगे। हमने देखा है जैसे टोबैको है, टोबैको सब्सटीट्यूट्स है, अल्कोहलिक लिकर है, इन सभी चीजों पे एडिशनल टैक्स लगता है जो कि सेस है। तो जैसे ये सेस फाइनल किया गया वैसे ही ये स्टेट्स रेडी हो गए कि हाँ चलो हम जीएसटी में आते हैं। इनको 5 इयर्स के लिए पीरियड दिया गया कि 5 साल तक आपको सेस मिलता रहेगा सो दैट आपका कंपेंसेशन हो जाए, उसके बाद हम सेस को निकाल देंगे या हम रिवाइज करेंगे वापस से अगर जरूरत पड़ी तो। एज ऑफ नाउ ये एग्जिस्ट करता है। 1 जुलाई 2022 को पता चलेगा कि ये वापस से रिन्यू होता है या नहीं होता है,
ठीक है, नंदिनी क्लियर? बोलो फटाफट हाँ या ना। ठीक है, चलो ग्रेट। कमिंग टू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। बेसिकली लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जब मैं बोलता हूं, ये इतनी ही बात बताते हैं कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पार्ट, मतलब अथॉरिटी कौन है और वो कौन से एक्ट के थ्रू जीएसटी लेवी करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट 2017 के थ्रू लेवी करता है, यूनियन टेरिटरीज यूटीजीएसटी के थ्रू लेवी करते हैं, स्टेट और वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एसजीएसटी के थ्रू लेवी करते हैं। यूटीजीएसटी उनके लिए है जहां पे लेजिस्लेचर्स नहीं है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस यूनियन टेरिटरी को चलाता है, वहां पे यूटीजीएसटी आ जाएगा, राइट। और इनके अलावा कंपेंसेशन सेस एक्ट 2017 भी है जो कंपेंसेशन सेस लेवी करता है। बस इतना ही दिया हुआ है। सभी फीचर्स देखो, एसजीएसटी में जितने भी स्टेट्स है सभी स्टेट के अलग अलग चीजें होने वाली है, राइट। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी एक्ट होगा। महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी एक्ट, गुजरात स्टेट जीएसटी एक्ट, आंध्र प्रदेश एक्ट जीएसटी एक्ट आ गया, राजस्थान स्टेट जीएसटी एक्ट आ गया। बट इनके जो बेसिक फीचर्स है ये सभी सेम रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, राइट। और ये क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज अगर आप ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो हर स्टेट का एक अपना लॉ होना चाहिए जिसके तहत वो जीएसटी लेवी करेगा। दैट इज द रीजन वी हैव दिस काइंड ऑफ अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, राइट। एंड दैट इज जस्ट इन अ प्लेस बिकॉज ऑफ द ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर, अदरवाइज उसकी रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत वैसे नहीं है बिकॉज हमने एचएसएन देखा हुआ है पूरा, अगर आपको याद होगा तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको वो बड़ी सी फाइल दिखाई थी जहां पे डिटेल में दिया गया था कि ये गुड्स है, ये सर्विसेज है, ये गुड्स के ऊपर ये रेट ऑफ जीएसटी, इस सर्विस के ऊपर ये रेट ऑफ जीएसटी, और हर एक का अपना अपना कोड दिया गया था, राइट। तो ये जो स्कीम है ये क्लियरली क्लासिफाई करती है कि गुड्स में ये चीजें आएगी, सर्विसेज में ये चीजें आएगी। इनफैक्ट आई टेल यू, जब हम सप्लाई इस वर्ड को पढ़ेंगे, सप्लाई वर्ड के ऊपर मैंने आपको कहा है एक दो लेक्चर्स जाने वाला है, जब हम सप्लाई इस वर्ड को पढ़ेंगे तो उस वर्ड के अंदर में देयर आर 3 डिफरेंट शेड्यूल्स उस डेफिनेशन के अंदर में, और एक शेड्यूल स्पेसिफिकली उन कंफ्यूजन्स को दूर करता है जहां आपको लगता होगा कि यार गुड्स भी हो सकते हैं, ये सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर जो सीडी में सेल किया जाता है, इसके ऊपर हमने कल बात की थी, राइट। सो इस केस में वो क्या होगा, या फॉर एग्जांपल आप अपने लेक्चर्स, अपने जो लेक्चर्स है इनकी बात करो, अगर आपको पेनड्राइव में लेक्चर्स डाल के दे दिए तो क्या ये गुड्स है या ये सर्विस है? लेक्चर्स तो सर्विस है जब आप उसको एक्टिवेट करोगे, बट जो पेनड्राइव आपको दिया जा रहा है ये तो दिख रहा है, ये तो गुड्स है। तो इज इट गुड्स और सर्विस? इनका क्लासिफिकेशन जीएसटी में काफी अच्छे से किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द नॉमेनक्लेचर और विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्स जो हम देखने वाले हैं सप्लाई के रिलेटेड, राइट। मैं क्लियर है पॉइंट? यस और नो? कमिंग ऑन टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट, कमिंग ऑन टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट। हर इंसान को जीएसटी में रजिस्टर करना है ऐसा तो नहीं है। देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप अगर क्रॉस करते हो तो ही आपने जीएसटी में रजिस्टर करना है, राइट। द क्राइटेरिया इज 20 लाख रुपीज। अगर 20 लाख के सेल्स आप क्रॉस करते हो, 20 लाख रुपीज ऑफ टर्नओवर अगर आप क्रॉस करते हो, उस केस में आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्टर करना है। बट इवन इफ अगर आप 1 रुपए का सेल करते हो तो भी आप वॉलेंटरली, आपके पास ऑप्शन है जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए, यू कैन गो फॉर इट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर स्टिल फ्यू केसेस जहां ये लिमिट चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आसाम की बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, या जो 7 सिस्टर्स अपने आसाम को इंक्लूड करके जो 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी जो स्टेट्स है, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि यार वहां उतनी सेल नहीं होती है तो कोई तो जीएसटी में आएगा ही नहीं, तो वहां की लिमिट 10 लाख की जाएंगी, राइट। सो देर आर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लिखना मत, हम इसको डिटेल में देखेंगे ही बाद में। देर आर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जहां पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख नहीं है, वो लिमिट 10 लाख है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? दैट इज व्हाट रजिस्ट्रेशन मींस एज ऑफ नाउ फॉर अस, राइट। नाउ कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जाम्पशंस, बस इतना ही पढ़ना, कंपोजिशन स्कीम और एग्जाम्पशन इसको देखेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा बड़ा है, उसके ऊपर आते हैं बाद में। चलो, यहां तक जो हमने देखा वो समझा है? कैन आई गेट अ यस फ्रॉम यू गाइस? यस? अगर यस आ जाता है तो प्लीज गो अहेड।
महक, यस, एचएसएन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वी विल बी डिस्कसिंग इट एवरीथिंग। सी गाइस, मैं आपको वापस से बोलता हूं, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो भी हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं या जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट फॉर 1 और मोर 2 डेज, ये सभी चीजें बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमने एग्जाम फॉर्मेट में पढ़ लिया है, जैसे फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूअल जीएसटी मॉडल, राइट, और एकदम ब्रीफ में व्हाट इज सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर एक एक चैप्टर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। सो डोंट वरी, राइट। उस मोमेंट पे भी अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, तो उस समय मुझे डाउट्स पूछते जाना, हम उसको डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी, राइट। इफ यू आर डन विद कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जाम्पशंस, प्लीज लेट मी नो। डन। देखो, ध्यान देना, मुझे बताओ, हमने डे 1 पे, नॉट डे 1, डे 1 या डे 2 पे कुछ डिस्कशंस किए थे, जहां हमने देखा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जीएसटी के स्पेसिफिक सर्विसेज देता है, बीट कंसल्टेंसी, बीट एडवाइजरी, या बीट कंप्लायंस वर्क, की रिटर्न फाइल करो, अकाउंटिंग करो, टैक्स पेमेंट करो, जितने भी सर्विसेज है, इन सभी चीजों के लिए एक सीए या एक टैक्स प्रोफेशनल पैसा लेगा, राइट। हमने देखा था कि सिर्फ एचएसएन कोड प्रॉपर कौन सा है और उसका रेट कितना लगता है जीएसटी का, उस गुड्स या सर्विस पे, इसके लिए भी पैसा लगता है बॉस, राइट। तो ये सभी चीजों का जो प्रोफेशनल फीस है, जो प्रोफेशनल फीस है, ये किसे भरना पड़ेगा? ये उस बिजनेस ओनर को भरना पड़ेगा, राइट, बिजनेस ओनर को। अब मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस ओनर लार्ज बिजनेस ओनर भी हो सकता है या स्मॉल बिजनेस ओनर भी हो सकता है। लार्ज से आई मीन सपोज आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, आपका प्रॉफिट 10 करोड़ के ऊपर है, तो आप जो प्रोफेशनल फीस है, अगर ये एक महीने की 10 लाख रुपए पर मंथ भी हो, आप अफोर्ड कर पाओगे। बट अगर दूसरी एंड पे मैं बात करता हूं उन छोटे बिजनेसमैन के जिनका सिर्फ टर्नओवर बड़ा दिखता है कि चलो मेरा टर्नओवर इज ग्रेटर देन से 20 लाख रुपीज, ठीक है, टर्नओवर मेरा ग्रेटर देन 20 लाख, बट मेरा प्रॉफिट इज ग्रेटर देन ओनली से 2 लाख, 2 लाख रुपए मैं साल के कमा रहा हूं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। क्या मैं 1 लाख रुपया पर एनम दे पाऊंगा एक इंसान को जो मुझे सर्विस देगा जीएसटी के रिलेटेड, कि कितना रेट लगाना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए, क्या अकाउंटिंग करना चाहिए, दे पाऊंगा क्या? मुझे आपसे आंसर चाहिए हाँ या ना। लाइव बैच वालों, मेरा बिजनेस है 20 लाख रुपए का सेल हो रहा है, मतलब आई एम, यू कैन से आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम चार्ज, आई एम लाइबल मैंडेटरली अंडर जीएसटी, 20 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लेना है, राइट। तो आप जीएसटी के अंदर आ गए, आपका प्रॉफिट मात्र 2 लाख रुपए है साल का, क्या आप साल में 1 लाख रुपए यानी कि 50% ऑफ योर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को दोगे जो आपको बताएगा कि जीएसटी का रेट कौन सा लगाना है, जीएसटी का बिल कैसा बनाना है, जीएसटी के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन बना के रखना है, टैक्स कितना पे करना है टाइम टू टाइम? क्या आप साल का 1 लाख रुपए उससे दे पाओगे अगर आप सिर्फ 2 लाख रुपए कमा रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली नो। गवर्नमेंट कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, इसलिए मैं लेके आई हूं कंपोजिशन।
देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम जो है ऐसे छोटे बिजनेसमैन को रिलीफ देने के लिए लाया गया है। इन्हें कहा गया है कि देखो आइडियली अगर एक लार्ज बिजनेसमैन होगा, अगर उस बिजनेसमैन को महीने में एक बार सब कैलकुलेशंस करने हैं और गवर्नमेंट को पैसा देना है हर महीने, अगर उसे सब डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अगर उसे हर कस्टमर से जीएसटी लेना है और गवर्नमेंट को पे करना है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे केस में, बिकॉज यू आर अ स्मॉल बिजनेसमैन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इन चीजों को स्किप कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे केस में कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। और तुम्हारे केस में क्या होने वाला है, आपको 3 महीने में एक बार टैक्स पे करना है, आपको इतने सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने हैं, मतलब हर तरीके की छूट देने की कोशिश की जाएगी आपके लिए, एवरी सॉर्ट ऑफ रिलीफ दैट इज पॉसिबल। तो ये कंपोजिशन भी डिटेल में एक पूरा चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है, जो हम देखेंगे कि कंपोजिशन कब यूज कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है, और कंपोजिशन अगर हम यूज करते हैं, चूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे रेगुलर स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में, ये सभी चीजें उस चैप्टर में कवर्ड है। फिलहाल कंपोजिशन इस वर्ड का मतलब समझाने के लिए इस टॉपिक को इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है सिर्फ, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। हमने देखा था कि यार एग्जेम्पशंस, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इफ यू रिमेंबर, ऐसी चीज जो डबल टैक्सेशन के लिए लीड करती है, यानी कि जिसपे इनकम टैक्स भी लगता है, जिसपे जीएसटी भी लगता है, या ऐसी चीज जो एकदम नेसेसिटी है, जैसे मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, इन केसेस को एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी से, या डबल टैक्सेशन जैसे सैलरी का केस हमने देखा था। तो जो एकदम एसेंशियल है, जिनको हमें जीएसटी लगा के महंगा नहीं करना है, सो दैट गरीब से गरीब इंसान उसे अफोर्ड कर सके, ऐसी चीजें एग्जेम्पशंस में है। अगेन वी हैव मोर देन 100 आइटम्स अंडर एग्जेम्पशंस, राइट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये आपको सीए फाइनल में है, राइट। सीए में वालों, सीए में फाइनल में है आपको ये, बट यहां पे दिक्कत ये है कि अपने को थोड़ा सा कंटेंट इसमें इंटरमीडिएट में भी दिया गया है पढ़ने के लिए कि एग्जेम्पशंस का नेचर क्या होता है, किस तरीके से होता है, नॉट एज अ फुल चैप्टर बट एज अ पार्ट ऑफ सम फर्दर चैप्टर्स। सो वील बी चेकिंग दैट पार्ट ऑल्सो आउट, राइट। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप, यहां वाई डाल दो फटाफट से, एंड यू कैन गो फॉर रीडिंग दिस पार्ट। इसको रीड भी करना और इसको स्टार मार्क भी करके रखना, इसको रीड भी करना है, इसको स्टार मार्क भी करना है। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मार्क करके रखो इसको, और इसको रीड करो एक बार।
कुछ लोगों को टेंशन आ गया होगा ये पढ़ के, राइट? डन। फर्स्ट पैराग्राफ तो भी सबको समझने आया है क्या? अच्छा चलो, मेरे कुछ सवाल है आपसे। लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस। लेट अस सी इफ कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर होता है, यहां कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, दोनों में से एक चीज होने वाली है, ध्यान देना। वी हैव सीन IGST, we have seen CGST, we have seen SGST, we have seen UTGST, we have seen input GST, we have seen output GST। इनमें से ही कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। जब जब मैं परचेस करने वाला हूं मुझे इनपुट जीएसटी मिलेगा, जब जब मैं सेल करने वाला हूं मुझे आउटपुट जीएसटी लेना है, राइट? आप एट द एंड क्या करोगे? आउटपुट माइनस इनपुट, जो बैलेंस बचता है दिस इज पेबल टू द गवर्नमेंट, राइट? ये आप गवर्नमेंट को पे करने वाले हो, एज सिंपल एज दैट। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? यस, कैन आई गेट अ व्हाई? यहां तक क्लियर है सभी को? ध्यान दो। आपने कुछ परचेस किया, जो चीज आपने परचेस की वो है सपोज 100 रुपए की, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। आप महाराष्ट्र में हो और आपका सप्लायर जो है ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है? आपने जो चीज परचेस की 100 रुपए की है, उस बंदे ने आपके पास से 10 रुपया जीएसटी ले लिया और टोटल आपके पास से 110 रुपए लिया। यह 10 रुपीज आपका हो जाता है इनपुट। सिंस ये महाराष्ट्र में है तो ये इनपुट डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। सीजीएसटी 5 रुपए, एसजीएसटी 5 रुपए, ठीक है? यस डालो, क्लियर है, राइट? आपने सेल करना है इसको, आप हो महाराष्ट्र में, आप जैसे सेल कर रहे हो वो है राजस्थान में, ठीक है? आपने 110 रुपीज लिया, नहीं 100 रुपीज, राइट? 100 रुपीज आपका कॉस्ट है, प्लस 10 रुपीज प्रॉफिट है, 110 रुपए, प्लस आपने जीएसटी डाल दिया सपोज 11 रुपीज, टोटल हो जाता है 121। आपने उस बंदे के पास से 121 रुपीज लिए जिसमें से 11 रुपए जीएसटी के है। नाउ दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट किस हिसाब से आएगा? आईजीएसटी, बिकॉज इंटरस्टेट है, और ये पूरे के पूरे 11 रुपए आईजीएसटी रहेगा। आप जब गवर्नमेंट को पैसा दोगे, ये पैसा आपने गवर्नमेंट को देना है, राइट? बट इसमें से आपने माइनस करना है इनपुट, जो कि है 10 रुपए, और बैलेंस 1 रुपया आपने गवर्नमेंट को देना है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन आपके लिए, आपने लिया है आईजीएसटी, ठीक है? आपके पास जो इनपुट है ये दो तरीके का है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, और आपके पास जो आउटपुट है ये है आईजीएसटी। मुझे एक बात बताओ, आपके पास आईजीएसटी जो है आउटपुट है, आपने आईजीएसटी गवर्नमेंट को देना है। अगर आईजीएसटी एक अलग कंपोनेंट है, एसजीएसटी एक अलग कंपोनेंट है, सीजीएसटी एक अलग कंपोनेंट है, तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स है ना। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है बट अलग पॉकेट है ना। आईजीएसटी अलग इंटीग्रेटेड है, और एसजीएसटी है ये तो कोई स्टेट के पॉकेट को बिलोंग करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पॉकेट में सीजीएसटी का पैसा पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दूसरे पॉकेट में आईजीएसटी का पैसा पड़ा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में एसजीएसटी का पैसा पड़ा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 11 रुपए अगर मुझे पे करने हैं तो उसमें से जो दूसरे पॉकेट में 10 रुपए पड़े हैं उसका बेनिफिट मुझे मिल पाएगा? क्या इट इज एज गुड एज मैं एक दोस्त है, बी है और सी है, दीज थ्री आर फ्रेंड्स। ए को, बी को और सी को कुछ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं। ए के पास 10 रुपए पड़े हैं, ए को
सी और 10 रुपए देने वाला है, 10 रुपए पड़े हैं, ये 10 रुपए देने वाला है, कुल मिलाकर इसके पास 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, सी ने बी को 5 रुपए देने हैं, दिए नहीं अभी तक, देने हैं। क्या सी बी को बोल सकता है भाई मेरे 10 रुपए जो है ना ये ए के पास पड़े हैं, ए के पास जा और ए को बोल 5 रुपए तुझे देने के लिए, अपना हिसाब क्लियर? क्या ये बोल सकता है, हाँ या ना? जिनको कंफ्यूजन हो रहा है मैं फिर से समझाता हूं। 3 दोस्त है ए बी और सी। ए के पास 10 रुपए खुद के पड़े हैं, सी ने ए को 10 रुपए देने का प्रॉमिस किया है, दिया नहीं है, प्रॉमिस किया है कि मैं 10 रुपए तुझे दूंगा। बी को भी सी ने प्रॉमिस किया मैं 5 रुपए तुझे दूंगा। ठीक है, अब सी जाके बी को बोलता है कि मेरे पैसे ए के पास पड़े हुए 10 रुपए, वो 10 रुपए तू ले और तू उसमें से 5 रुपए तेरे पास ले ले, 5 रुपए एक्स्ट्रा उसके पास रख दे। ठीक है, 5 रुपए तू उसके पास से ले लेना। क्या बी को ए 5 रुपए देगा? विल ए गिव 5 रुपीज टू बी? नो बोल रहे हो? अरे सी ने तो 10 रुपए उसको देने, उसमें से 5 रुपए वो दे सकता है ना बी को, क्यों नहीं दे सकता है? जिसका पैसा उसने इंस्ट्रक्शन दिया ना, क्यों नहीं लगता आपको? वाई नो? आई वॉन्ट द आंसर, वाई डू यू थिंक नो? बिकॉज अभी तक दिए ही नहीं है बोल रही है महक। ओके, व्हाट एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? देखो, जब तक आप ये 10 रुपए सी से ले नहीं लेते हो तब तक आप उसमें से 5 रुपए निकाल के कैसे दोगे? अगर सी ने बोला है कि ये 10 रुपए मैंने तुझे दे दिया, अब इसमें से 5 रुपए दे, तो अलग बात है। बट जब तक सी देता नहीं है तब तक बी मांग ही नहीं सकता है इसे। तो यहां पे क्या सम सिमिलर सिचुएशन आपको नहीं दिखती है? मतलब अगर आपके पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है इनपुट में, आपके पास इनपुट में क्या पड़ा है? आईजीएसटी पड़ा हुआ है, नहीं इनपुट में सॉरी, आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ा हुआ है। आप आईजीएसटी का आउटपुट इनपुट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कैसे सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ, अगर इसी जगह पे अगर मेरे पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल अगर सपोज जीएसटी की बात करते हैं, इसमें इनपुट जो है आईजीएसटी का है और ये इनपुट 10 रुपए का है, और आउटपुट जो है ये भी आईजीएसटी का है और ये आउटपुट 11 रुपए का है। अब मैं क्या कर सकता हूं, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपए पे करूंगा। वाई? बिकॉज मेरे पास आईजीएसटी का ही आउटपुट है और मेरे पास आईजीएसटी का ही इनपुट है 10 रुपए का, तो माइनस कर दिया, जो बैलेंस से पे कर दिया। ये इन दी नेम ऑफ क्या पे करना है? आईजीएसटी पे करना है। किसको पे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। एज सिंपल एज दैट। क्या यहां पे आपकी सिचुएशन इतनी सिंपल है? नहीं, यहां पे आपके पास आउटपुट आईजीएसटी में है बट आपके पास इनपुट जो है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में है। तो यहां पे सेट ऑफ कैसे लिया जाएगा? क्या आईजीएसटी से आप सीजीएसटी माइनस करोगे या आईजीएसटी से एसजीएसटी माइनस करोगे या आईजीएसटी से दोनों भी माइनस करोगे? तो गवर्नमेंट को जो आप अमाउंट पे करोगे वो आप सीजीएसटी करके पे करोगे, एसजीएसटी करके पे करोगे या आईजीएसटी करके पे करोगे? कंफ्यूजन हुआ क्या माइंड में? यस, कंफ्यूज हो थोड़े से? तो ये जो सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, किस चीज का यहां पे इनपुट लिया जाएगा, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल्स। मतलब इनपुट टैक्स जो मेरे पास पड़ा है उसको यूटिलाइज कैसे करना है आउटपुट में से माइनस करने के लिए, इसके रूल्स। और ये रूल्स जो है, यही रूल्स का एक छोटा सा यहां पे आपको यू कैन से पैराग्राफ दिया हुआ है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। एक चैप्टर है आईटीसी नाम का, एक चैप्टर है आईटीसी नाम का, उस चैप्टर में ये डिटेल में कवर होगा, या उसके भी थोड़ा सा पहले अगले चैप्टर में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूंगा। ये स्टार इसलिए नहीं है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार इसलिए है, यहां पे आप लिख देना रिफर आईटीसी कैलकुलेशंस, ये मैं आपको अलग से लिखवा के दूंगा, उसमें हम ये चेक करेंगे। राइट, तो इन शॉर्ट ये पैराग्राफ पढ़ के कुछ मतलब नहीं रहा, और ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ की मीनिंग क्या है यही मैंने आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन यहां बताया कि व्हाट इज द रीजन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स। क्या सभी को समझा है जो मैंने बताया है? यस, थम्स अप या यस दे दो फटाफट से। और अगर समझा है तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को लिख लो ताकि आपके माइंड में ये सिचुएशन रहेंगी। ये चीज भी लिखनी है, ये चीज भी लिखनी है, ये चीज तो सिंपल है, ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ये पढ़ना है और वो मैं अलग से रिफर करने वाला हूं। ठीक है, बस मैं चाहता हूं इतना आप लिख लो। गो फॉर इट फास्ट। जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उनका क्या समझना है? नहीं समझा है?
जिनका बाकी है आराम से, डोंट वरी। गाइस डन। इसके बाजू में लिख लो पहले कि रिफर आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल्स, उसके बाद इस पॉइंट को नीचे लिख लेना। डन। लेट अस टॉक अबाउट जीएसटीएन। स्क्रॉल करता हूं, 2 स्लाइड्स में है, पहले पढ़ लो। ये भी न्यू टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 पैराग्राफ सामने है, बाद में स्क्रॉल करता हूं नीचे।
डन बताना हो गया है तो मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे। Sir, why it is incorporated under section 8? We'll discuss about it. Wait for a while. चलो ध्यान देना, एक सर्वर सर्वर जिसको हम बोलते हैं, या एक सिस्टम जो हमें डेवलप करना पड़ता है कोई भी चीज को बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, जिसपे बहुत सारी चीजें परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां बात करूं, जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल का एप्लीकेशन, राइट, कोई भी मोबाइल ऐप पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट इंस्टाग्राम। मुझे एक बात बताओ, इंस्टाग्राम पे एक पूरा सर्वर है, एक पूरा प्रोसेस है। ट्विटर, फेसबुक, आपने कई बार ये सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा दैट ये एप्लीकेशंस चलना बंद कर देता है कुछ समय के लिए। रिसेंट में हुआ है बहुत बार, इंस्टाग्राम बंद है, ट्विटर बंद है, राइट। ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन बंद हुआ है, इनका जो सर्वर है, इनका जो सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये एप्लीकेशंस तो जाने दो। आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर का पानी का कनेक्शन, कई बार ये कट हो जाता है, कई बार बिना कोई इंफॉर्मेशन के, प्रायर नोटिस के, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी एक दिन तक बंद रहती है। इट हैपेंस, राइट। सेम थिंग इज विद इंटरनेट। ऑल दीज पीपल हैव वन सर्वर, हैव वन सिस्टम जिसपे ये सब चीजें काम करती है, और अगर वही चीज बंद हो जाती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, राइट। वही चीज जीएसटी के लिए है, जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन। ये एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, और इस कंपनी का काम है कि ये पूरा प्रोसेस जो है इसको मैनेज करना।
एक सिस्टम है जिसे मैं एक्सेस कर सकता हूं एज अ बिजनेस ओनर, मैं मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए, गवर्नमेंट के पास टैक्स पेमेंट करने के लिए। मेरा ऑडिटर यूज कर सकता है ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर उसको एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपके ऊपर रेट डालने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, अलग अलग टाइप के रिकंसिलिएशंस करने के लिए, आपको नोटिस भेजने के लिए, आपने क्या गलत किया है उसको चेक करने के लिए। यह पूरा सिस्टम आपके बैंक के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके आधार कार्ड के साथ भी कनेक्टेड है, आपके बिजनेस का पैन कार्ड के साथ भी कनेक्टेड है। जितने भी पार्टनर्स है आपके पार्टनरशिप फर्म में, जितने भी डायरेक्टर्स है आपके कंपनी में, सभी का इंफॉर्मेशन इसी के साथ लिंक्ड है। मतलब एक बार जीएसटी नंबर किसी का डाल दिया तो पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है उस जीएसटी के ऑफिसर को, जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा है। आपने कितना टैक्स पे किया, कब पे किया, किस चीज के ऊपर टैक्स पे किया, कितना आपका इनपुट टैक्स है, कितना आपका आउटपुट टैक्स है, आपने कोई टैक्स इविजन की प्लानिंग तो नहीं कर रखी है, आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सभी चीजें 100% इस सिस्टम के साथ लिंक्ड है। आपको रेट ऑफ चेक टैक्स चेक करना है, वहीं जाइए, वहां चेक कीजिए। देखो यहां पे दिया हुआ है टैक्स पेयर्स इसी के थ्रू कनेक्टेड है, अलग अलग फैसिलिटीज देने वाला इसी के थ्रू कनेक्टेड है, आपको हेल्प चाहिए इसी के थ्रू मिल जाएगा, आपका जीएसटीएन यहीं चल रहा है, आपका अकाउंटेंट इसको रेफर कर सकता है, गवर्नमेंट का जो जीएसटी काउंसिल है वो भी इसको रेफर कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर कर सकता है, आपके बैंक जो आपको लोन देना चाह रहा है वो भी इसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस वाले, इनकम टैक्स वाले, ये भी इसको कनेक्टेड है। बेसिकली हर टाइप का कनेक्शन जो भी जीएसटी के साथ है सभी को एक सिस्टम के अंदर बिठाया गया है, सभी को एक के साथ कनेक्ट किया गया है। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जहां से हर इंसान सिर्फ इस वेबसाइट पे जाकर के सभी चीजें चेक कर सकता है। तो ये वेबसाइट जो है ये तो आपको फ्रंट एंड दिख रहा है, इसके पीछे जो सिस्टम है, जो पूरा सपोर्ट बनाया गया है, जो पूरा पोर्टल बनाया गया है, उसी को हम बोलते हैं जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये देखो यहां लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक पोर्टल है जहां पे सभी चीजें इसमें डाली गई है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, क्या मुझे कोई बता सकता है? आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा शायद, फाउंडेशन में या इंटरमीडिएट में। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक एनपीओ होता है बेसिकली, जो बिना प्रॉफिट के काम करता है। ये कंपनी इसीलिए की गई क्योंकि गवर्नमेंट इसमें प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, ये कहां से आ रहा है? ये तो टैक्सेस से आ रहा है ना। ये उसको मैनेजमेंट करने का सॉफ्टवेयर है, तो यहां खर्चा हो रहा है सिर्फ। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ना जहां सिर्फ खर्चा हो रहा है, यहां इनकम नहीं आएंगी, तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं आता। देयरफॉर इट इज सेक्शन 8 कंपनी। अगर इसको सेक्शन 8 नहीं भी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली ये पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के लिए है ताकि ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इनको प्रॉपर टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलते रहे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी वही सिस्टम है, उसी सिस्टम पे इंफॉर्मेशन आएगा, उसी सिस्टम से जिन लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए उनके पास भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। यहां लोगों की लिस्ट दी हुई है कि कौन से लोग इसको यूज करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया आपको। जितने भी फंक्शंस है, आपका रिकंसिलिएशन होना है, सेटलमेंट होना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपने रिटर्न पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना है, आपने अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स निकालने हैं, सभी इसमें से निकलेंगे। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। टाइम विल श्योरली परमिट, बट समडे लेटर ऑन मैं आपको एक जीएसटी का लॉगिन प्रॉपरली यहां ओपन करके दिखाऊंगा कि जीएसटी के लॉगिन के अंदर में क्या क्या चीजें दिखती है, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टैक्स पेमेंट कैसे करते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको ये आर्टिकलशिप के लिए एडिशनल स्किल्स लगने वाली है। हम उन चीजों को देखेंगे। मैं मेरा पर्सनल जीएसटी का लॉगिन करके आपको यहां दिखाऊंगा, प्रोवाइडेड आप किसी को कुछ उसमें से चीजें बताओगे नहीं, ठीक है। ये आपके और मेरे बीच में हाईली कॉन्फिडेंशियल, बट अपन उसको देखेंगे, राइट। किसी दिन जब ज्यादा पढ़ाई करने का मूड नहीं होगा ना, उस दिन अपन उस चीज को देखेंगे, डोंट वरी, बट वी विल सी डेफिनेटली, राइट। अब इस पोर्टल के साथ देयर आर 2 डिफरेंट पोर्टल्स, एक ई वे बिल है और एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन है। ई वे बिल आप वहां लिख दो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक बिल बनाना पड़ता है, ई वे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। हम देखेंगे उसको, स्टार मार्क करके रखो, पेंडिंग, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको ये समझाऊं, और अभी समझेगा भी नहीं आपको। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी बिफोर इट, उसके बाद वो आपको समझेगा। इनवॉइस के यहां लिख देना रेफर इनवॉइस चैप्टर, उसमें ई इनवॉइस करके प्रोविजंस है, उसमें ये कवर किया गया है, ठीक है। तो सिलेबस का ही पार्ट है, बट यहां नहीं है, तो आप उसको कहीं आपके नोटबुक में साइड में लिख दो। नोट्स आपके पास है फिजिकल, तो आप वहां लिख दो, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? जीएसटीएन समझा है सभी को? इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आरजू, आपको सेक्शन 8 का लॉजिक समझ गया? एक्चुअली कुछ लॉजिक ही नहीं है वैसा, ठीक है। क्लियर है सब यहां तक? गाइस, यस और नो?